हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को सदिश योग के त्रिभुज नियम से आप लोगों को अवगत कराने जा रहा हूँ। तो हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास दो सदिश हैं, ठीक है। यहाँ पर दो सदिश हैं, इस पर बल लगा 10 न्यूटन का, इस पर बल लगा 10 न्यूटन का। तो हम देखते हैं कि जो हमारी परिणामी सदिश होती है वो 20 न्यूटन के बराबर हो जाती है, ठीक है। यही ना होता है परिणामी सदिश। तो हम इसमें जानेंगे कि दो सदिश हम लोगों को दिया हुआ है, उसका दिशा दिया हुआ है, तो परिणामी सदिश कितना होगा और उसकी दिशा कितनी होगी। तो सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं त्रिभुज नियम, यानी कि इसमें ट्रायंगल का यूज होगा, त्रिभुज का यूज होगा। तो सबसे पहले हम क्या बना देते हैं, एक त्रिभुज, ठीक है। हमने एक क्या बना दिया, त्रिभुज बना दिया, ठीक है, बना दिए हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें तीन भुजा है, तो तीन भुजा है, तो आप देखिए हम लोगों को सदिश का योग करना है, ठीक। कैसे हम लोग सदिश का योग करेंगे, सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि ये तीन भुजा से हम तीन सदिश जो है वो लिख सकते हैं। तो पहला सदिश हम लोगों ने ये लिखा, तो इस सदिश को आप ध्यान से देखिए, इसका परिमाण जो है, इसका परिमाण जो है आप देखेंगे ये सदिश है, तो ये सदिश इसको हम लोग ले सकते हैं, इसका परिमाण क्या होगा, जो ट्रायंगल का एक भुजा है वही उसका परिमाण होगा, ठीक है। समझ में आया। तो इसका परिमाण ए बी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको ए मान सकते हैं और इसको हम लोग बी मान सकते हैं। दूसरे सदिश को हम लोगों ने क्या किया, जो त्रिभुज का दूसरे भुजा का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने एक सदिश बनाया, ठीक है, सदिश बनाया, उसको हम लोग बी सदिश कहेंगे। अब एक बात गौर करने वाली है कि दोनों का जो दिशा है वो समान है, मतलब आप देख सकते हैं कि इसकी भी दिशा और इसकी भी दिशा आप देखेंगे ये क्या है, कैसे घूम रहा है, जिधर घड़ी की सुई घूमती है उसके विपरीत दिशा में ये घूम रहा है। तो दोनों की दिशा क्या है, समान है। तो जो तीसरा, जो हमारा तीसरे भुजे से भी हम एक सदिश बना सकते हैं, तो हम एक सदिश बनाते हैं तीसरे भुजा से। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस तीसरे भुजा की से बनाए गए सदिश की जो दिशा है वो क्या है, इन दोनों के दिशा के विपरीत है, दोनों की दिशा के क्रम के विपरीत क्रम में है, ठीक है। समझ में आ, तो ये आपको ध्यान से समझनी होगी। तो ये जो सदिश होगा ना उसको हम लोग कहेंगे परिणामी सदिश, और यह सदिश जो है ना इन दोनों सदिश का योग के बराबर होगा, ठीक है। समझ में, दोनों सदिश को यदि हम जोड़ेंगे तो हमें ये परिणामी सदिश मिल जाएगा। तो इस परिणामी सदिश का परिमाण कितना होगा, ए से सी, ए सी, ठीक। इसकी दिशा कैसे होगी, कुछ इस तरह इसकी दिशा होगी, ठीक है। तो यदि हम लोगों को दो सदिश पता है तो हम उसके परिणामी सदिश को बड़े ही आराम से पता कर सकते हैं, समझ में आ जी। परिणामी सदिश की एक विशेषता ये है कि ये पूछ है, ठीक है, समझ में आ जी। ये अंतिम बिंदु है और ये आरंभिक बिंदु है। तो परिणामी सदिश का आरंभिक बिंदु, आरंभिक बिंदु किसी दूसरे सदिश के आरंभिक बिंदु से मिलती है, और परिणामी सदिश का जो अंतिम बिंदु है वो किसी दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु से मिलती है। यही परिणामी सदिश की पहचान होती है। इस बात को आपको समझना होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमको ये ट्रायंगल दिया गया है, ये दिया हुआ है ए, ये दिया गया है बी, ठीक है, और ये दिया गया है सी, ठीक है। अब हमसे पूछा जाएगा कि इसमें परिणामी सदिश कौन है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये ए का अंतिम बिंदु है, ए का अंतिम बिंदु है, और बी का सॉरी ए का ये आरंभिक बिंदु है और ये बी का अंतिम बिंदु है। तो दोनों यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों कभी भी क्या हो सकते हैं, ये हमारे परिणामी सदिश नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो परिणामी सदिश कौन होगा, देखिए यहाँ पर ये अंतिम बिंदु मिला हुआ है,
आरंभिक बिंदु मिला हुआ है, तो सी जो है वो हमारा परिणामी सदिश है, किसका, ए और बी का। ठीक है, ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी आप त्रिभुज में आप त्रिभुज नियम का पालन करते हुए बड़ी आराम से ये समझ सकते। तो चलिए आइए हम लोग इसको लिखते हैं। यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, यदि त्रिभुज के दो भुजाओं को ए सदिश तथा बी सदिश से एक ही क्रम में, ठीक है, एक ही दिशा में प्रदर्शित करते हैं, बी सदिश से एक ही दिशा में प्रदर्शित करते हैं, एक ही दिशा में क्या हम लोग करते हैं, प्रदर्शित ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, एक ही दिशा में प्रदर्शित करते हैं, तो त्रिभुज का तीसरा भुजा, त्रिभुज का तीसरा भुजा आर से प्रदर्शित करते हैं, जो दोनों के विपरीत, जो एक ही दिशा में नहीं है, ये कैसा है, ये जिसकी दिशा क्या होगी, विपरीत क्रम में होगी, जिसकी दिशा विपरीत क्रम में होगी। इसकी दिशा क्या, आर की दिशा विपरीत, जिसकी दिशा विपरीत क्रम में होगी, विपरीत क्रम में होगी। तो इसकी दिशा क्या होगी, हमारी विपरीत क्रम में होगी। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, तो जो हमारा सदिश है, तो आर सदिश ए और बी का परिणामी सदिश होगा, परिणामी सदिश होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा A सदिश जोड़ B सदिश। ठीक है, आप इन दोनों का क्रम क्या है, समान है, इसका क्रम क्या है, विपरीत क्रम है, तो इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो हमें R सदिश के बराबर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, घुमावदार क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को 3 सदिश दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा A सदिश है, ठीक है, मान लेते हैं ये हो गया A B C, तो ये हमारा A सदिश हो गया, ये हमारा हो गया B सदिश, A सदिश हो गया, B सदिश हो गया, और ये C सदिश हो गया। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए कि परिणामी सदिश कौन सा होगा। तो आप ध्यान से आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि आरंभिक बिंदु अंतिम बिंदु जुड़ी हुई है, तो ये दोनों कभी भी परिणामी सदिश नहीं हो सकते। यहाँ पर भी देखेंगे कि अंतिम बिंदु और आरंभिक बिंदु जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों भी कभी क्या हो सकते हैं, परिणामी सदिश नहीं हो सकते। यानी कि तीनों जो है वो परिणामी सदिश की रेस से आउट हो चुका है।
तो परिणामी सदिश कौन सा होगा? तो तीनों में से कोई नहीं होगा। तो क्या हम लोग तीनों में से किसी एक को परिणामी सदिश बना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे हम लोग बना सकते हैं? जैसे कि यही हमारा, मान लेते हैं ये सी है, तो सी की दिशा ऐसे है, तो यदि हम लोग माइनस सी करेंगे तो परिमाण तो उतना ही रहेगा, कितना सी का परिमाण रहेगा उतना ही माइनस सी सदिश का परिमाण रहेगा, लेकिन उसकी दिशा जो है वो बदल जाएगी। अब क्या हो जाएगी? अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो माइनस सी सदिश है उन दोनों की जो अंतिम बिंदु है जुड़ी हुई है और इन दोनों की प्रारंभिक बिंदु भी जुड़ी हुई है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा माइनस सी सदिश है वो क्या हो गया? परिणामी सदिश हो गया। किसका किसका? ए सदिश का और बी सदिश का, ए सदिश का और बी सदिश का। ठीक है। और यदि हम लोग इस माइनस सी सदिश को इधर लेकर आ जाए तो हम लोग लिख सकते हैं ए सदिश जोड़ बी सदिश जोड़ सी सदिश बराबर क्या हो जाएगा? शून्य सदिश। ठीक है। ऐसा त्रिभुज आपको मिले जहां पर लगे नहीं कि कोई भी परिणामी सदिश नहीं है, तो आप तीनों सदिश के जोड़ को शून्य सदिश के बराबर आप इक्वेट कर देंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। इसी प्रकार से सदिश का हम लोग क्या करते हैं? योग करते हैं त्रिभुज नियम से। ठीक है। अब आपको ये बात आपको समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताइए, जैसे यहाँ पर दो फोर्स है, ठीक है, दोनों की सेम दिशा में लगा हुआ है, दोनों जो है 10-10 न्यूटन का है और सेम दिशा में लगा हुआ है, 10 न्यूटन का और 10 न्यूटन का। तो जो परिणामी सदिश होगा वो कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन का। यदि मान लेते हैं कि दोनों की दिशा सेम है, मतलब इन दोनों की दिशा क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, तो हम लोग एक ऐसा त्रिभुज के बारे में हम लोग कल्पना करते हैं। ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया, ये हो गया इस दिशा में। ठीक है। समझ में? दोनों की दिशा सेम होनी चाहिए। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। तो परिणामी सदिश हम लोगों को निकालना है। तो परिणामी सदिश हम लोगों को निकालना है। अब यहाँ पर इसका परिणामी सदिश की यदि हम लोग बात करें, जैसे मान लेते हैं कि ये हो गया 10 न्यूटन का और ये हो गया 10 न्यूटन का, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि यदि सदिश को हम लोगों ने क्या किया? समानांतर पैरेलल शिफ्ट कर दिया, ना इसके दिशा को बदला उसी दिशा में, ना इसके परिमाण को बदला, तो 10 न्यूटन का ही हो जाएगा। समझ में आ गया? अब एक बात बताइए, दोनों का दिशा सेम है, दोनों का दिशा सेम है, क्या मतलब? क्या ये एंगल जो है थीटा जो है वो कमेगा, 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 तो एंगल थीटा कमेगा। ठीक है। तो इन दोनों का जो परिणामी सदिश होगा वो क्या होगा? ये हो जाएगा। समझिए इस बात को, परिणामी सदिश ये हो जाएगा। अब ये थीटा कमेगा, ठीक है, कमेगा। ठीक है, समझ में आ गई? तो कमेगा, यदि ये और नजदीक आएगा, ध्यान देने योग्य बातें हैं, तो ये क्या होगा? आप देख सकते हैं ये और ऐसे हो जाएगा। जब ये थीटा का मान शून्य हो जाएगा, ठीक है, तो परिणामी सदिश क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। समझ में आई? यानी कि 10 + 10 परिणामी सदिश दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। समझ में आ? यानी कि यदि दोनों का दिशा जब समान हो जाएगा तो परिणामी सदिश जो होगा वो, दोनों का दिशा समान होगा तो दोनों भुजा एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी और परिणामी सदिश क्या हो जाएगा? उसी दिशा में चला जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा? 20 न्यूटन हो गया, इसी दिशा के अनुसार हो गया। ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे थे, हो क्या रहा था इसको एक बार और समझ लीजिए। हो रहा ये कि यदि थीटा का मान ये घटेगा, क्योंकि दोनों का दिशा, इसकी दिशा और इसकी दिशा सेम है, तो क्या होगा? ये इधर आएगा, तो जब त्रिभुज बनाएंगे तो ये भी तो नीचे आएगा, नीचे आएगा। जब ये बिल्कुल इसके ऊपर कॉन्साइड ऐसे सीधा हो जाएगा 10 न्यूटन और 10 न्यूटन का, तो पूरा ये ऐसे कॉन्साइड हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में 20 न्यूटन का हो जाएगा परिणामी सदिश। ठीक है। तो ऐसे हम लोग समझेंगे, इसको भी हम लोग ट्रायंगल लॉ से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बात आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो ऐसे हम लोग त्रिभुज नियम से हम लोग इसका हम लोग योग को समझते हैं। अब ये समझ में आ गया। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं। देखिए जो हमारा अगला टारगेट होगा वो सदिश योग, मतलब जो परिणामी सदिश है उसका परिमाण। ठीक है। तो
परिणामी सदिश का परिमाण। अब हमारा दूसरा टॉपिक हो गया परिणामी। तो परिणामी सदिश है, परिणामी सदिश का परिमाण, परिमाण। तो इसको हम लोग समझते हैं। आइए हम लोग इसको समझते हैं कैसे परिणामी सदिश का हम परिमाण निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे सामने एक सदिश है, ये देखिए यही सदिश है, ठीक है। यह एक सदिश है, यह एक सदिश है। तो ये सदिश को हम लोग ए से लिखेंगे, ए से लिख दिया, ठीक है। ए ही मान लिया इसका इसका, और इसको बी मान लिया। तो इन दोनों का परिणामी सदिश क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, जिसका अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु ज्वाइन है, जुड़ा हुआ है, और अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभिक बिंदु जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा आर, ठीक है, और ये हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। और इसका जो परिमाण होगा वो कितना होगा, जो हमारा अंतिम बिंदु है और आरंभिक बिंदु के बीच में जो दूरी होगी वही तो इसका परिमाण हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा परिमाण हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बात आपको ध्यान समझना होगा, सदिश के बीच में जो कोण होता है, मान लेते एंगल वो बनाएगा ना, एंगल बनाएगा, तो एंगल जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है, जैसे कोण यदि दो सदिशों के बीच में यदि हम कोण के बारे में बात करें तो या तो दोनों के हेड दोनों का हेड ज्वाइन है और ये थीटा है तो वही कोण हो जाएगा, या तो दोनों का टेल ज्वाइन है, मतलब जो अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु दोनों का ज्वाइन है और दोनों के बीच में जो कोण होगा वही थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, आरंभिक बिंदु, ये इसका आरंभिक बिंदु है बी सदिश का, और ए सदिश का ये अंतिम बिंदु है, दोनों ज्वाइन है। तो थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे, यदि हम लोग ऐसे कर दे, बी सदिश ए सदिश को और आगे कर दे तो कोई दिक्कत ना, तो उसके दिशा को हमने बदला और ना तो उसके परिमाण को ही हमने बदला। तो दिशा और परिमाण में कुछ भी हम लोगों ने परिवर्तन इसमें नहीं किया, ठीक है। तो यदि ये ए सदिश है तो ये भी क्या है, यही सदिश है। अब दोनों का देखेंगे, ए सदिश का और बी सदिश का, दोनों का आरंभिक बिंदु जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि दोनों सदिश के बीच में बना हुआ एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो गया, थीटा हम इससे मान सकते हैं। अब ये मान लेते हैं ये हमारा ए है, बी है और ये सी है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक लंब सीडी, सीडी एक लंब दे देते हैं। ये हमारा सीडी क्या हो गया, एक लंब हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीडी हमारा एक लंब हो गया। अब आगे इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, आगे हम इसको समझते हैं। हमको करना क्या है, हमको एक्चुअल में क्या करना है, हमें ये ए से सी की दूरी निकालनी है, वही तो परिणामी सदिश का परिमाण होगा। वो दूरी हमको चाहिए, और वो दूरी हमें कैसे मिलेगी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर मान लेते हैं यहाँ पर ये सी डी, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सी डी लंब है किस पर, ए बी पर, ठीक है, समझ में, सी डी जो है लंब है ए बी पर। और जो ए बी है, ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सदिश का परिमाण के बराबर है, ए सदिश का परिमाण और ए बी दोनों तो बराबर ही होगा। इसको हम लोग ए सदिश के परिमाण को हम लोग केवल इसके ऊपर जो एरो होता है ना, तो उस एरो को, उस तीर को हटा देंगे तो ये हमारा ए बी को हम लोग ए सदिश के परिमाण यानी कि ए से हम लोग लिख सकते हैं, ए बी लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये क्या है, ये हमारा है बी सी। तो बी सी कितना हो जाएगा, ये क्या है, बी सी कितना है, बी सदिश का परिमाण, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बी सदिश का यहाँ पर परिमाण हम लोगों ने लिख दिया, दोनों चीज हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा जो है कोण, ए और बी सदिश के बीच का कोण, ए और बी सदिश का कोण, सदिश के बीच का कोण, के बीच का कोण, तो बीच का कोण है,
ये भी हम लोगों को निकल गया। तो ये और बी सदिश के बीच का ये कोण है। अब हम लोगों को समझना है कि कैसे हम क्या करें, AC निकालें। तो AC निकाले तो हम सबसे पहले यदि हम त्रिभुज देखते हैं ADC में, तो त्रिभुज 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 और त्रिभुज ADC, त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ADC में हम लोग क्या देखते हैं, त्रिभुज ADC में आप क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर है। तो ये क्या हो गया, एक कर्ण हो गया। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है, लंब का जो वर्ग यदि हम करेंगे, जो भी हमारा लंब है, लंब का यदि हम लोग वर्ग करेंगे, जोड़ आधार का वर्ग, यानी कि जो हमारा आधार है उसका हम लोग वर्ग करेंगे, आधार का वर्ग। ठीक है, तो बेस आधार का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों का हम लोग वर्ग कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कर्ण है, तो कर्ण किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आर का वर्ग। वो कितना है, लंब कितना है, लंब आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, जो आपका लंब है वो सबसे पहले क्या है, यहाँ से यहाँ तक का तो परिमाण AB का परिमाण आपको मालूम है। क्या BD का परिमाण आपको मालूम है क्या, तो BD का परिमाण आपको नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम लोग BD का परिमाण हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल, किस ट्रायंगल हम लिखेंगे, BDC, ट्रायंगल BDC में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा हम लोग इसलिए लिख देंगे क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा यदि हम लोग लिखेंगे तो ये होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार हमारा कितना है, आधार है हमारा BD, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, BD बटा कर्ण कितना है, कर्ण है BC। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, BD बराबर कितना हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा BC। BC कितना है, BC जो है वो B के परिमाण के बराबर है। तो यहाँ पर BD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B cos थीटा। ये B के बराबर है, BC किसके बराबर है, B के बराबर है, तो B cos थीटा के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम लोग साइन थीटा ले लें, तो साइन थीटा यदि हम लोग ले लेंगे तो कितना हमको मिल जाएगा, साइन थीटा लेंगे तो लंब, लंब कितना है, जो थीटा का अपोजिट विपरीत में जो भुजा है वो लंब हो जाएगा। लंब कितना है, CD, लंब बटा कर्ण, तो CD बटा क्या ले लेंगे हम लोग, BC, CD बटा BC। तो CD कितना है, CD आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर BC कितना है, BC जो है हमारा B के बराबर है, तो CD बराबर कितना हो जाएगा, CD बराबर हो जाएगा B साइन थीटा। ये दोनों चीजें हम लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले से ही हम लोगों ने ये सूत्र जो है वो लिख दिया है। तो सबसे पहले कर्ण, तो कर्ण के वर्ग क्या हो जाएगा, आर का वर्ग है। ठीक है, कर्ण इसमें देखेंगे तो कर्ण कौन है, ये आर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ इसका आर का परिमाण, तो यानी AC यानी कि आर का परिमाण, तो आर का वर्ग करेंगे तो लंब का वर्ग, तो लंब कितना है, लंब आप यहाँ पर देख सकते हैं AB प्लस BD। तो लंब कितना हो गया, AB जोड़ BD का वर्ग, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इन दोनों का वर्ग हो गया, जोड़ क्या लिखेंगे, CD का वर्ग। CD का जो वर्ग हो गया, ये हमारा लंब हो गया, आधार हो गया, दोनों का हम लोगों ने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर AB हम लोग पहले से ही जानते हैं, AB कितना है, AB जो है वो तो A के बराबर है। यहाँ पर हम लोग AB की जगह पर लिख देंगे A, जो BD कितना लिख देंगे हम लोग, BD बराबर हम लोग B cos थीटा, तो BD की जगह पर B cos थीटा हम लोग लिख देंगे और उसका वर्ग हम लोग लिख देंगे, जोड़ CD, तो CD कितना है, CD आप देखिए B sin थीटा, तो उसकी जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, B sin थीटा, और क्या कर देंगे हम लोग, उसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब ये R के वर्ग के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, R का जो वर्ग है
वो देखिए इसका हम लोग तोड़ते हैं a प्लस बी के द होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो पहले हम लोग इसका वर्ग करेंगे, जोड़ b कॉस थीटा का वर्ग करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जोड़ 2a गुने b, a गुने b कॉस थीटा हो गया। अब जोड़ हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, b साइन थीटा है तो b साइन थीटा का वर्ग हम लोग करेंगे तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका भी हम लोगों ने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा जोड़ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दोनों एक साथ है, तो दोनों को हम लोग एक साथ यदि कर देंगे और बी स्क्वायर को यदि हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हमें एक अच्छा इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले और हम लोग बढ़ते हैं, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा फिर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ 2ab cos थीटा, ab cos थीटा। अब क्या हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा जोड़ 2ab cos थीटा हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये किसके बराबर है, एक के बराबर, तो गुने एक, ये सब एक के बराबर है प्लस 2ab cos थीटा। तो दिक्कत की बात नहीं है, ये आर स्क्वायर के बराबर है। यदि हम लोग आर की बात करें तो यहाँ पर हम लोग लेंगे क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर, यानी कि पहले सदिश का जो परिमाण होगा उसका वर्ग करेंगे, जोड़ दूसरे सदिश का जो परिमाण होगा उसका वर्ग करेंगे, जोड़ 2 गुने पहले सदिश का परिमाण गुने दूसरे सदिश का परिमाण, और दोनों सदिश के बीच में जो बना हुआ एंगल है उसका हम लोग cos थीटा ले लेंगे और फिर गुना कर देंगे। तो दिक्कत की बात यही जो है वो हमारा परिणामी सदिश होता है, यही हमारा परिणामी सदिश होता है। अब मेन बात ये है कि यदि हमको बोला जाए कि आपके पास 2 बल है, ठीक है, अब 2 बल है और इसको सब 2 बल का जो परिणामी बल जो होगा वो मैक्सिमम कब होगा, सबसे ज्यादा कब होगा। तो सबसे ज्यादा यदि परिणामी बल के बारे में यदि कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या बताइएगा, दोनों बल को हम लोग क्या करेंगे, एक ही दिशा में लगाएंगे तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, सर्वाधिक होगा, ठीक है। यानी कि दोनों बल यदि 4 न्यूटन है और यदि 5 न्यूटन है, दोनों बल के बीच में यदि कोण 0 डिग्री बन गया तो परिणामी बल कितना हो जाएगा, 9 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा कि 9 न्यूटन के बराबर हो गया, परिणामी बल 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो 9 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको बात को समझना होगा। तो इसीलिए यदि थीटा का मान यदि हम 0 रखेंगे तो cos थीटा का मान क्या होगा, सर्वाधिक होगा, और cos थीटा का मान सर्वाधिक होगा तो r भी क्या होगा, सर्वाधिक होगा, ठीक है। 2 परिणाम दे दे, ए का परिणाम और बी का परिणाम, हम बोले कि कौन सा कोण आप लीजिएगा जब ये r का मान सर्वाधिक होगा। तो r का सर्वाधिक मान कब होगा, थीटा बराबर 0 लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं r मैक्स कब होगा, r मैक्स कब होगा, वे जब थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो cos थीटा का मान सर्वाधिक होगा 1। तो cos थीटा का मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, और 1 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता है, देखिए क्योंकि cos थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब एक बात बताइए, आधार और कर्ण में कौन बड़ा होगा, कर्ण बड़ा होगा, कर्ण ही सबसे बड़ा भुजा होता है, तो कर्ण हमेशा बड़ा होगा आधार से, तो क्या है, नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाले से, ठीक है। तो ये cos थीटा का मान हमेशा 1 से 1 से छोटा ही रहेगा, या रियल केस में एक ऐसा आइडियल केस आएगा जब आधार और कर्ण लगभग बराबर होंगे तो cos थीटा का मान 1 आएगा। तो उस cos थीटा का सबसे सर्वाधिक मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो जैसे ही हम लोगों ने cos थीटा का मान 1 रखा,
थीटा बराबर 0 डिग्री होगा और कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो आर मैक्स कितना आएगा वही हम लोगों को समझना है। जब थीटा 0 होगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर, ये ना पहला सदिश के जो परिमाण होता है उसका वर्ग जोड़ दूसरा सदिश का परिमाण होता है उसका वर्ग जोड़ 2 गुने पहले सदिश इंटू दूसरे सदिश, और कॉस थीटा का मान कितना हो गया 1, और ये मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब दो सदिश का जो परिणामी सदिश है उसका परिमाण का वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, a जोड़ b का द होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा a जोड़ b। ठीक है, तो ये आर मैक्स कितना हो सकता है, a जोड़ b। जैसे मान लेते 4 न्यूटन है और 5 न्यूटन है, दोनों के बीच में कोण यदि 0 डिग्री बनेगा तो दोनों का जो परिणामी सदिश होगा वो 9 न्यूटन हो सकता है, यानी कि दोनों के जोड़ के बराबर हो जाएगा। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इन दोनों का मिनिमम मान कितना हो सकता है 4 और 5 न्यूटन का। ये मिनिमम बल परिणामी बल कब हो सकता है, जब दोनों विपरीत दिशा में लगे, यानी कि थीटा का मान कितना हो जाएगा, विपरीत दिशा में लग रहा है यानी कि थीटा का मान 180 डिग्री, समान दिशा में लग रहा है यानी कि थीटा का मान 0 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा का मान यदि हम 180 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर मीन, और ये कब होगा जब थीटा का मान कितना रखेंगे 180 डिग्री, और कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो कैसे हम लोग निकालेंगे आर मीन बराबर, देखिए आर मीन बराबर ये क्या हो जाएगा, पहले सदिश का परिमाण का वर्ग जोड़ दूसरे सदिश के परिमाण का वर्ग। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा का मान 180 डिग्री है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2ab, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या है a माइनस बी का घात 2। अब ये कितना हो जाएगा a माइनस बी, कोई दिक्कत की बात है यार। तो यहाँ पर आर मीन होगा, ठीक है, तो ये आर मीन होगा a माइनस बी का घात, मतलब a माइनस बी हो गया। ठीक है, तो आर मीन हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट वर्ग ये हटेगा तो ये a माइनस बी हो गया। हमने इसको क्या किया, दो लाइन से घेर दिया, मतलब क्या सदिश का जो परिमाण होता है, परिमाण का मतलब क्या, ये तो दूरी है ये, तो क्या ये r कभी ऋणात्मक आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। इसीलिए सदिश का जो भी ये a कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। b ये तो दूरी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, आरंभिक दूरी बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी है, तो दो सदिशों का जो परिमाण होगा वो कभी ऋणात्मक नहीं आ सकता है। तो ये आर मीन हो गया। अब क्या हो जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, थीटा का मान मतलब क्या, एक बल ऐसे लगे, ठीक है, एक बल ऐसे लगे 10 न्यूटन का और एक बल ऐसे लगे 12 न्यूटन का, जो भी है, तो परिणामी बल कितना होगा। तो परिणामी बल यदि हम लोग निकालना चाहते हैं कब, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा, तो आर बराबर कितना होगा रूट अंडर पहले सदिश की वर्ग कर देंगे, तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, a का घात 2 जोड़ b का घात 2, और यहाँ पर cos थीटा यहाँ पर 90 यदि मान लेंगे तो cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। याद कर लीजिए cos 0 का मान होता है 1, cos 180 का मान होता है -1, और cos 90 का मान होता है 0। तो ये 0 हो गया तो सब गुना होगा तो 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही चीजें होती हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। कॉस का वैल्यू आप याद रख लीजिए, देखिए 0 पर तो पता है ही कॉस 0 डिग्री मतलब 1, कॉस आपको 180 डिग्री का मान आपको मालूम चल गया -1, कॉस 90 0 हो गया, और दो याद करना है कॉस 60 याद हो जाएगा, कॉस 60 का मतलब क्या होता है 1/2। ठीक है, यदि आपको बोला जाएगा कॉस 45 डिग्री का मान बताइए तो 1/√2। ठीक है, यदि आपसे बोला जाएगा cos 120 का मान बताइए तो cos 120 का मान कर दीजिएगा, जैसे cos 60 है 60 का 120 हुआ यानी कि 1/2 का क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में, यही चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। cos 30 तो cos 30 का मान यदि आपसे कोई बोले तो √3/2, cos 30 का मान कितना होगा √3/2, याद रखना है। ठीक है, ये चीजें होती हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को एकदम बिल्कुल याद हो जाएगी।
अच्छा एक बात बताइए, मान लेते हैं कि जो आर है, ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें रब करेंगे और इसी में आपको समझा देंगे। यदि हम आपसे पूछे कि यदि आर है, ठीक है, जैसे ये आर है, तो क्या होगा पता है? ये देखिएगा तो ये इसका जो वैल्यू होगा वो आर मीन से तो बड़ा ही होगा, मतलब मिनिमम मान से बड़ा ही होगा, ठीक है, आर का मान। और मैक्सिमम मान से बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है, ठीक है। तो यही होता है कि नहीं होता है? तो सबसे पहले आप एक बात आप समझिए कि यहां पर हमारे पास दो सदिश है, ए सदिश है 4 न्यूटन का और बी सदिश है 3 न्यूटन का। तो एक बात आप समझिए, यहां पर जो परिणामी सदिश है, जो परिणामी सदिश है, ठीक है, जो दोनों का जो परिणामी सदिश है वो क्या 8 न्यूटन हो सकता है क्या? तो जो परिणामी सदिश है वो किसके किसके बीच में जाएगा? तो सबसे पहले आर्मिन कितना हो सकता है? इन दोनों का अंतर कितना है? 4 में से 3 घटा 1 न्यूटन। आर आर्मिन ये हो सकता है और आर्मिक्स कितना हो सकता है? 7 न्यूटन। दोनों का सम के बराबर हो सकता है। तो ये यदि दोनों का परिमाण दिया है तो हमको एक अधिकतम मान पता है आर का और न्यूनतम मान पता है। तो इन दोनों या तो ये दोनों हो सकती है, इन दोनों के बीच में ही आर का मान संभव है। तो 8 न्यूटन जो है यदि परिणामी आर को हम बोल रहे हैं तो क्या यह संभव होगा? नहीं। यदि हम बोले कि आर का मान क्या 6 न्यूटन हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, क्योंकि वो 1 न्यूटन और 7 न्यूटन के बीच में है तो हो सकता है। क्या आर का मान 0 न्यूटन हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि वो 1 न्यूटन से कम आर का मान होता है, होगा ही नहीं। तो 0 न्यूटन नहीं हो सकता। आर का मान देखिए 4 न्यूटन, तो 4 न्यूटन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, 1 और 7 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। अब देखिए मान लेते हैं आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, ए का परिमाण है 4 न्यूटन, बी का परिमाण है 3 न्यूटन और दोनों एक दूसरे पर, दोनों सदिश एक दूसरे पर लंबवत है। इन लंबवत है, थीटा का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। तो इसमें हम लोगों को पता है, तो परिणामी सदिश निकालिए। तो परिणामी सदिश का मान कितना होता है? पहले सदिश के वर्ग जोड़ दूसरे सदिश का वर्ग करेंगे हम लोग, जोड़ 2 गुने पहले सदिश दूसरे सदिश cos थीटा, ठीक है। तो यही होता है। तो पहला सदिश का परिमाण का वर्ग करेंगे तो क्या है? 4। तो कितना हो जाएगा? 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। 16 कर देंगे, जोड़ 3 दूसरे सदिश का परिमाण 3 है तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9, जोड़ 2 गुने 4 गुने 3 और दोनों के बीच में जो कोण है वो कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। यही ना होता है। अब हम लोग इसको निकालेंगे तो 16 9 कितना हो गया? 25। और ये cos 90 शून्य होता है, सबका गुना क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये शून्य होता है और सब गुना हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 5 न्यूटन, ठीक है। तो यही हमारा आर का मान हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं इसमें थीटा, ए, बी और आर, 4 आपका मान दिया रहेगा। उसमें से आपका 3 का मान आपको मालूम चलेगा, जैसे यहाँ पर ए पहले सदिश का परिमाण, दूसरे सदिश का परिमाण और तीसरा दोनों के बीच का कोण हमको मालूम है। तो चौथा यानी दोनों के बीच का मतलब जो परिणामी सदिश का परिमाण, ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें ऐसे क्वेश्चंस आपको क्या करने होंगे? सॉल्व करने होंगे। कल हम लोग इस पे और एक और चीज आपको ध्यान से समझना होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए ये परिणामी सदिश है और वो ए सदिश के साथ कितना कोण बना रहा है? मान लेते हैं अल्फा बना रहा है। तो यदि हम बात करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिए tan अल्फा की, तो tan अल्फा जो है परिणामी सदिश ए सदिश के साथ वो कोण बना रहा है। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा? tan अल्फा देखेंगे इसमें, इस वाले ट्रेंगल में देखिए, इस वाले ट्रेंगल में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा?
सी डी बटा ए डी। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं सी डी बटा ए डी। तो सी डी कितना होगा, सी डी देखिए तो सी डी कितना हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो सी डी हो जाएगा बी साइन थीटा। सी डी कितना हो गया हमारा, देखिए सी डी हम लोगों ने निकाला होगा बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा। और ए डी का मतलब क्या होगा, ए डी मतलब ए बी जोड़ बी डी, तो ए बी कितना है, ए बी है ए, ठीक है, इस सदिश के परिमाण के बराबर है, तो ए जोड़ क्या हो जाएगा, बी डी कितना है, बी डी को देखें हम लोग बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा। ठीक है, यही टैन अल्फा मतलब जो परिणामी सदिश है उसने ए सदिश के साथ जो कोण बनाया है वो कितना बनाया, बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा, यही हमारा टैन अल्फा हो जाएगा, टैन अल्फा हो जाएगा। टैन अल्फा का मान जो कोण है वो अल्फा है और उसका टैन अल्फा का मान यही हो जाएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।